इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है, अगर आपको ये चीज़ पता हो तो ये लैंग्वेज बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। मैं आपका दोस्त प्रवीण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय प्रवीण पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं ABCD से स्टार्ट करूंगा। जी हाँ, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके और आपको सेंटेंस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझाऊंगा। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके हम वर्ड समझेंगे, वर्ड के बाद हम फ्रेज, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, टेंसेस, हर चीज़ समझेंगे ताकि आपको इस लैंग्वेज के साथ बहुत एब्सोल्यूट लेवल की क्लैरिटी मिल जाए और आपको वो पैटर्न दिख जाए कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अल्फ़ाबेट यानी ABCD लेवल से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में सब कुछ अल्फ़ाबेट लेवल से स्टार्ट होता है। इंग्लिश की जो 26 लेटर्स हैं वो साउंड के आधार पे दो भागों में डिवाइड हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब ये डिवीज़न साउंड्स के बेस पे है, उसका एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि तभी हम वर्ड के पहले ए या एन लगाना है हम ये डिसाइड कर पाते हैं। यानी अगर किसी वर्ड के पहले एन है इसका मतलब वो वर्ड का पहला लेटर वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर ए है तो यानी जिस वर्ड के आगे हमने ए लगाया है उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। यही रूल है। बट कभी कभी इस रूल में थोड़े चेंजेस होते हैं। जैसा आप एग्जांपल देख रहे हैं, कभी कभी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है बट वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है, और वॉवेल होता है लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। आपको इन कन्फ्यूज़न को जानना है बेसिक लेवल पे। आपको ये भी जानना है कि वॉवेल साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सेलेबल बनाते हैं, और इंग्लिश के हर वर्ड में एक सिलेबल होता ही है। अब आप ये एग्जांपल देखिए, इंग्लिश के वर्ड हैं, कुछ वर्ड में एक सिलेबल हैं, कुछ वर्ड में दो सिलेबल हैं, और किसी में तीन सिलेबल हैं। चार सिलेबल भी हो सकते हैं, पांच सिलेबल भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। आपको सिलेबल की इंफॉर्मेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो क्योंकि इससे आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होगा। तो अल्फ़ाबेट लेवल पे इतनी चीज़ें आपको जाननी हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए अब हम वर्ड लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं इंग्लिश में कुल 6 लाख वर्ड हैं? हाँ, सही सुना आपने, 6 लाख वर्ड हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आपको 6 लाख वर्ड नहीं पढ़ने हैं क्योंकि कुछ वर्ड तो अब यूज़ में नहीं हैं और कुछ वर्ड आपको पढ़ने भी नहीं हैं। आपको केवल 1% वर्ड, अराउंड 6000 वर्ड में आपकी अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी इस लैंग्वेज के साथ हो जाएगी। अब जो इंग्लिश के जो सारे वर्ड हैं वो 9 डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, और इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उसमें नाउन के वर्ड सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी डिक्शनरी देखेंगे या वर्ड यूज करेंगे तो 50% वर्ड लगभग नाउन के ही होते हैं। नाउन के वर्ड इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि हम नाउन का बहुत यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ बोलते हैं वो सारी नाउन ही मोस्टली होती है। पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, जगह का नेम, इसलिए नाउन के वर्ड ज़्यादा होते हैं। नाउन के बाद वर्ब, वर्ब भी हम बहुत बोलते हैं। वर्ब का सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर एडवर्ब, वर्ब के बाद एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब, और ये चारों मिला के 95% वर्ड इन्हीं से होते हैं। और बाकी जो 5% है वो प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल या डिटर्मिनर होते हैं। अब आपको ये भी जानना है कि ये जो 9 कैटेगरीज में इंग्लिश के सारे वर्ड, ये जो 9 कैटेगरीज में होते हैं, वो कैटेगरीज में एक ओपन क्लास होती है और एक क्लोज क्लास होती है। ओपन क्लास में वर्ड ऐड हो सकते हैं, क्लोज क्लास में वर्ड ऐड नहीं होते। यानी रिसेंट ईयर्स में जितने भी नए नए वर्ड जुड़े हैं या इंग्लिश की डिक्शनरी में जुड़ते हैं वो मोस्टली ओपन क्लास के ही होते हैं। या वो नाउन में जुड़ेंगे, या वर्ब में जुड़ेंगे, या एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। कभी भी बहुत रेयर है कि कोई वर्ड नया प्रोनाउन में जुड़े, प्रीपोजिशन में जुड़े,
यानी क्लोज क्लास के वर्ड एग्जैक्टली ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो जो भी नया वर्ड जुड़ेगा वो ओपन क्लास में जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, गूगल का एग्जांपल है, 2025 ईयर्स वर्ड जो गूगल आया वो ओपन क्लास में ही जुड़ा, तो वो नाउन में जुड़ सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब में भी वही वर्ड वर्ब में भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको जाननी है। चलिए, ये जो वर्ड 9 कैटेगरीज में होते हैं ना, जब हम वर्ड को इंग्लिश के सारे वर्ड 9 कैटेगरीज में होते हैं, उसका एक रीज़न है। हर वर्ड का एक अलग फंक्शन है, एक अलग जॉब है। अब हम आपको एक एग्जांपल, एक सेंटेंस लेते हैं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि सारे वर्ड का क्या रोल है। इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे एक सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, वाव द हैप्पी बॉय क्विकली प्लेड विद हिज बॉल एंड स्माइल्ड बिकॉज ही वॉज टायर्ड आफ्टर द गेम। अभी एक सेंटेंस है। अब आपको इसमें देखना है कि नाउन क्या है। आप देख सकते हैं कि जो पूरे सेंटेंस में जो 3 वर्ड हैं, बॉय, बॉल और गेम, ये नाउन है। अब ये नाउन क्यों है? क्योंकि जो नाउन वर्ड होते हैं ना, वो किसी पर्सन के नाम को बताते हैं, किसी चीज़ के नाम को बताते हैं, किसी प्लेस को बताते हैं, किसी आइडिया को बताते हैं। नाउन के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो इस सेंटेंस में तो नहीं है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डिक्शनरी के 50% वर्ड नाउन के हैं। नाउन के बाद इस सेंटेंस में देखिए प्रोनाउन वर्ड कौन कौन से हैं। प्रोनाउन है ही एंड हिज। किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का क्या रोल है? वो नाउन को रिपीट करते हैं। यानी आप जहाँ भी नाउन लगाते हैं तो उसकी जगह सेंटेंस में रिपीटिशन से बचने के लिए आप प्रोनाउन लगा सकते हैं। ये सिंपल डिफिनीशन है प्रोनाउन की। एग्जेक्टिव पे आते हैं। इस सेंटेंस में देखिए एग्जेक्टिव जो वर्ड यूज़ है वो हैप्पी एंड टायर्ड है। एग्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं क्योंकि वो फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इसमें है हैप्पी एंड टायर्ड। एग्जेक्टिव्स के और सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमने दे रखे हैं आपके लिए। फिर इस सेंटेंस में वर्ब तो होगा ही ऑब्वियसली। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, क्योंकि वर्ब एक्शन और स्टेट दिखाता है। अगर आप एक्शन की बात नहीं करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इसलिए वर्ब होता ही होता है। कुछ एग्जांपल्स इसमें भी हैं। इसमें जो सेंटेंस है उसमें एग्जांपल्स हैं प्लेड एंड स्माइल एंड वॉज। बाकी एक्स्ट्रा भी एग्जांपल हमने दिखाया। इसी सेंटेंस में एडवर्ब का एग्जांपल देखिए। जो वर्ड क्विकली है वो एडवर्ड है। एडवर्ड ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। आप जब बाकी एग्जाम्पल को देखेंगे स्लोली, केयरफुली, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एडवर्ब का रोल क्या है सेंटेंस में। ऐसे ही हमने प्रीपोजिशन भी दिखाया है। प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड के बीच के रिलेशंस को बताता है, कैसे जुड़ते हैं। जैसे इसमें है विद एंड आफ्टर। इसी सेंटेंस में कंजक्शन का भी एग्जाम्पल दिया है कि वो दो आइडियाज़ को, दो ब्लॉक को ज्वाइन करने में, जब दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, जब दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो कंजंक्शन का यूज़ होता है। फिर डिटर्मिनर या आर्टिकल है, वो भी स्पेसिफिक चीज़ों की क्वांटिटी बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए। ये हमेशा नाउन को स्पेसिफाई करता है, ए एंड दिस दैट। और लास्ट में इंटरजेक्शन है, ये इमोशंस को बताता है। तो हमने एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझा कि जो इंग्लिश के सारे वर्ड हैं वो इन्हीं 9 क्लास में हैं और किसका क्या स्पेसिफिक रोल है। कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न इस लेवल पे होती है कि एक ही वर्ड अलग अलग काम करते हैं, एक ही वर्ड का फंक्शन अलग अलग होता है, मल्टी फंक्शनल वर्ड होते हैं। जैसे हम इन एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे डिक्शनरी का एक ही वर्ड नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे नाउन का भी काम कर रहा है, वर्ब का भी काम करता है। ऐसे ही एक ही वर्ड एग्जेक्टिव का भी काम करेगा और वर्ब का भी काम करेगा। इस एग्जाम्पल में क्लियरली आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही वर्ड कंटेक्स्ट के हिसाब से एग्जेक्टिव का भी काम कर रहा और वर्ब का भी काम कर रहा। कभी कभी एक ही वर्ब एग्जेक्टिव का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, ये जो वर्ड हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल वर्ड है वो एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं। ऐसे ही एडवर्ब, ऐसे ही कुछ वर्ड एडवर्ब का भी काम करते हैं, सेम वर्ड एग्जेक्टिव का भी काम करते हैं। कुछ वर्ड नाउन का काम करते हैं, कुछ प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ये सारा कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वैसे तो वर्ड को 9 कैटेगरी में बांटा गया है, बट उस कैटेगरी में कभी कभी एक कैटेगरी के वर्ड दूसरी कैटेगरी का भी काम करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कैसा वर्ड है और कैसे कंटेक्स्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ही वर्ड एग्जेक्टिव का और एडवर्ब का काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक ही वर्ड है, वो प्रोनाउन का भी काम कर रहा और एग्जेक्टिव का काम कर रहा। तो ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड तो आपने वर्ब बताया था, ये नाउन का काम कैसे कर रहा है, ये तो आपने एग्जेक्टिव बताया था, एडवर्ब का काम कैसे कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया जा रहा है, ये कन्फ्यूज़न होता है, इस कन्फ्यूज़न को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी और चीज़ों को आसानी से समझेंगे। वर्ड लेवल पे आपको और भी कई चीज़ें जाननी हैं। जैसे जब आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में आपको सिंगुलर प्लूरल जानना है, उससे आपको सेंटेंस बनाने में क्लैरिटी मिलती है। सेंटेंस में सिंगुलर, आपका जो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे ही जब आप एग्जेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ड में जब आप एग्जेक्टिव पढ़ते हैं तो एग्जेक्टिव में जो वर्ड है उनका एक, जब आप एग्जेक्टिव पढ़ते हैं तो एग्जेक्टिव में आपको डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव जानना जरूरी है कि पॉजिटिव डिग्री में है, कंपेरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जेक्टिव में हमें डिग्री की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कंपेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करते हैं। जैसे कोई टॉल है, दूसरा टॉलर है, तीसरा टॉलेस्ट है, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो एग्जेक्टिव की ये कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जेक्टिव में हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि कभी कभी एक सेंटेंस में बहुत सारे एग्जेक्टिव्स एक साथ आ जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, इसमें एटलीस्ट 4 एग्जेक्टिव एक साथ आए हैं, ब्यूटीफुल, स्मॉल, रेड और कॉटन। तो एग्जेक्टिव का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। कभी कभी हम लोग इस सीक्वेंस में बहुत गड़बड़ी करते हैं। आप इस एग्जाम्पल में इस सीक्वेंस को देखिए, किस सीक्वेंस में एग्जेक्टिव्स यूज़ हैं। पहले हम ओपिनियन देख रहे हैं, वो चीज़ कैसी है, ब्यूटीफुल है या नहीं है, या जैसा उसका ओपिनियन है आपकी उसके बारे में। फिर हम साइज़ को डिस्क्राइब करते हैं, कलर को, और फिर मटेरियल को। ये तब एग्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर तब हम यूज करते हैं जब एग्जेक्टिव एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा एग्जेक्टिव्स हो, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, जानना चाहिए वैसे। अब एडवर्ब का किसी सेंटेंस में क्या रोल है, कैसे यूज होता है, ये स्टूडेंट्स को और हर लेवल पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ लगाएं, इसमें बहुत एक्सपर्ट लेवल पे भी आके लोग मिस्टेक करते हैं। एडवर्ब को हम वर्ब के पहले भी लगाते हैं, एग्जाम्पल आप देखिए, कभी कभी बाद में भी लगाते हैं। सेंटेंस के पहले लगा सकते हैं, सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, बट उसका कुछ रूल्स है। जब आप ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो उन रूल्स को जानना ज़रूरी है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एडवर्ब बनते कैसे हैं। कभी कभी एग्जेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, यानी वो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, उनका सेम ही फॉर्म रहता है। एग्जेक्टिव की तरह आप एडवर्ब में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन अलग है और एडवर्ब का अलग है। ये सब सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि वर्ड लेवल पे, कि जब आप सेंटेंस लेवल पे आएँ तो कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ये पूछना नहीं रहे कि ये हो क्यों रहा है, आपको पूरे मैडनेस का मेथड पता हो। ये चीज़ें इसीलिए आपके साथ शेयर की जा रही हैं। अब वर्ड लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए कि सेम वर्ड अगर आपको नाउन दिया जाए, बोला जाए कि नाउन से इसी वर्ड को, नाउन को ऑब्जेक्टिव में बनाइए, आपको कोई वर्ड दिया जाए नाउन, वर्ड लेवल पे आपको ये भी चीज़ समझना है कि आप एक ही वर्ड को, नाउन को एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, नाउन को वर्ब में, और नाउन को एडवर्ब में, एडजेक्टिव को वर्ब में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में, सिमिलरली वर्ब को एडवर्ब में। लेकिन सारे वर्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, नाउन है ब्यूटी, अगर आपको बोले कि इस नाउन का वर्ब क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ब्यूटी का जो वर्ब है ब्यूटीफाई होगा। तो ये एग्जांपल देखिए और आपको ये समझना होगा कि वर्ड जो हैं चेंज होते हैं, सारे चेंज नहीं होते, कुछ वर्ड हैं जो चेंज होते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, फ्रेंड को देखिए, तो फ्रेंड में नाउन फ्रेंड है, एग्जेक्टिव फ्रेंडली हो गया और वर्ब भी फ्रेंड हो गया, लेकिन उसका एडवर्ब नहीं है, डिक्शनरी में एडवर्ब नहीं है। सिमिलरली मोशन का भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि वर्ड को चेंज किया जा सकता है, बट कुछ वर्ड को। वर्ड लेवल में जो लास्ट चीज़ है, वर्ड लेवल में आपको इडियम्स के बारे में भी जानना चाहिए। ये मुहावरे होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग लिटरल नहीं होती है, फिगरेटिव होती है। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये किसी 9 कैटेगरीज में नहीं आते हैं, इनकी एक सेपरेट कैटेगरीज है और इनको वर्ड की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता, बट हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको वर्ड की कैटेगरी में रखा है, ताकि आप समझ जाएं कि ये भी वर्ड है जो सेंटेंस में अचानक यूज हो जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हम फ्रेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेजेस यानी फ्रेजेस यानी वाक्यांश। हिंदी में
हम वाक्यांश बोलते हैं। ये सेंटेंस के छोटे पार्ट्स होते हैं, हम फ्रेजेस को जोड़ के सेंटेंस बना सकते हैं। हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फ्रेजेस का एग्जैक्टली रोल क्या है। अब आप ये सेम, हम कन्वीनियंस के लिए सेम ही सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल में, और आपको ताकि चीज़ें आसानी से ग्रैस्प हों। अभी एग्जाम्पल देखिए फ्रेज लेवल पे। अब आप देखेंगे कि पहले तो हमने वर्ड लेवल पे जोड़ा, फ्रेज लेवल पे आप देखिएगा कि जो बॉय है, बॉय के पहले हमने हैप्पी और द लगाया, तो पहले हमने एग्जेक्टिव नाउन जोड़ा, तो जैसे ही नाउन में हमने एक और भी वर्ड जोड़ा ना, तो वो फ्रेज हो गया। जैसे हैप्पी बॉय हो गया, तो वो नाउन फ्रेज हो गया। फिर हमने द भी लगाया, तो वो भी फ्रेज हो गया। डिटर्मिनर एग्जेक्टिव नाउन जोड़ा, तो वो भी फ्रेज हो गया। यानी जिस वर्ड में हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, फिर वो फ्रेज हो जाता है, और इसको हम सेंटेंस में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस सेंटेंस में एज इट इज़ यूज्ड है। आइए हम देखें क्लॉजेस क्या हैं, उनका सेंटेंस में क्या रोल है। चौथा लेवल क्लॉज लेवल है। क्लॉज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में आप क्लॉज को जानेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं, उपवाक्य, पूरा सेंटेंस नहीं, बस सेंटेंस। क्लॉज को समझने के लिए उसको डिटेल में न जाके हम सेम एग्जांपल यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्लॉज क्या है। सेम एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है दो क्लॉज से मिलकर बना है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जो पहली लाइन है, हम वाव को हटा के जब पहला पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस, द हैप्पी बॉय क्विकली प्लेड विद हिज बॉल एंड स्माइल्ड, तो यहाँ तक पूरा सेंटेंस एक सेंस बना रहा है। इंडिपेंडेंट है, उसको और किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जबकि इसी का जो दूसरा पार्ट है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड आफ्टर द गेम, अगर केवल यही पार्ट बोला जाए, बिकॉज ही वॉज टायर्ड आफ्टर द गेम, तो वो कुछ अधूरा लगता है, इनकम्प्लीट नहीं रहता है। डिपेंडेंट है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अच्छा, फ्रेजेज और क्लॉज में ये फ़र्क होता है कि फ्रेजेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ होंगे। आइए हम सेंटेंस की बारीकियों को समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे बनते हैं। इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया और वर्ड लेवल पे भी सब्जेक्ट कहीं नहीं आता। बट आपको सब, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट से ही बनता है, वर्ब होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, अब हम सेंटेंस के बारे में देखते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल है, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। देखिए नाउन सब दो अलग अलग सेंटेंस है, यानी पहले में आपको दिखा रहा है कि पहले में एक नाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा, दूसरे में दूसरा नाउन एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि नाउन जो है सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम सकता है। सिमिलरली जो प्रोनाउन होते हैं वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का काम सकते हैं। क्लॉजेस भी, जैसा भी हमने पिछले सेक्शन में देखा, वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। यानी इससे आपको एक चीज़ समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एलिमेंट सेम है, यानी जिस एलिमेंट से सब्जेक्ट बनता है उसी एलिमेंट से ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो अब आपको डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाए जाएंगे। पहला देखिए, पहला सेंटेंस पहला है, यानी आप नाउन, वर्ब और नाउन को जोड़ के भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रवि ईट्स एप्पल, रवि भी नाउन है, एप्पल भी नाउन है, बीच में वर्ब है, तो नाउन, वर्ब और नाउन से भी सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को भी जोड़ के सेंटेंसेस बनते हैं। द बॉय इज़ हैप्पी, इसमें बॉय नाउन है, हैप्पी एडजेक्टिव है। ऐसे ही नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ के सेंटेंसेस बनते हैं। आप एग्जाम्पल में देखिए, नाउन, वर्ब और एडवर्ब को जोड़ के सेंटेंसेस बनते हैं। नाउन, वर्ब, नाउन फ्रेज को जोड़ के सेंटेंसेस बन सकते हैं, बनाते हैं। हम लोग तरह तरह के सेंटेंसेस ऐसे ही बनाते हैं, बट हमें रूल नहीं पता होते, ये सारे रूल हैं। नाउन, वर्ब और इन्फिनिटिव फ्रेज को जोड़ के सेंटेंसेस बनते हैं। नाउन, वर्ब और जेरंड फ्रेज को
जोड़ के बनते हैं, और नाउन वर्ब क्लॉज को, और कभी कभी हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब हम वर्ब को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने बताया कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता है। वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो इसलिए आपको वर्ब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ये थोड़ा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस करते हैं। वर्ब एक्शन वर्ब हो सकते हैं, जैसे ईट, प्ले, ड्रिंक, ये सब एक्शन वर्ब होता है। और वर्ब अपना फॉर्म चेंज करते हैं। अगर वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करें तो ये पता नहीं चलेगा कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो वर्ब के पहले हम टाइप देख लेते हैं। वर्ब के कई टाइप होते हैं। वर्ब कई तरह के होते हैं। एक्शन वर्ब होते हैं, फिर लिंकिंग वर्ब होते हैं जो लिंक करते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को लिंक करते हैं। देखिए जैसे रवि इज़ हैप्पी, तो इसमें इज़ जो है हैप्पी है, वो रवि की क्वालिटी बता रहा, लिंक कर रहा है हैप्पी से। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे इज़ हैप्पी, जैसे हैज़ बीन, हैड बीन, इसमें है इज़ ईटिंग, हैज़ ईटिन, ये लिंकिंग वर्ब है, दोनों एक साथ आते हैं। मूड बताता है, टेंस बताता है। मोडाल वर्ब होते हैं जो आपकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बताती है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मोडाल, ये सारे वर्ब के ही पार्ट हैं, आपको जानना है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ईट है, अब ईट कर रहे हैं तो क्या ईट कर रहे हैं, एप्पल ईट कर रहे हैं। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। स्लिप, स्लिप आप में क्या स्लिप कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर जेरेंड एज ए सब्जेक्ट है, जैसे ईटिंग एप्पल इज़ फन, प्लेइंग इन द पार्क इज़ फन। तो ये जब आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगता है तो वो जेरेंड फॉर्म होता है। ऐसे ही इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, टू ईट, टू हैव फन, जब हम टू वर्ब के रूट फॉर्म में टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ हम लोग टेंसेज, टेंसेस के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं। टेंसेस के बारे में आपको क्या पढ़ना है, टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं ना, वो यही बताते हैं कि वर्ब में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंजेस नहीं बताते। टेंसेस केवल ये बताते हैं कि वर्ब में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए हम अपने एक एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रखा है और केवल वर्ब को चेंज कर रहे हैं। आइए अब हम बहुत ही इफेक्टिव एसवीओ मॉडल को और डिटेल में समझते हैं और उसके लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लास्ट लेसन पे आते हैं, और एसवीओ ब्लॉक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस मेथड को हमने पिछले 5 वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, तो यहाँ हम चीज़ों को बहुत हल्का ही रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप डिटेल वीडियो इसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। ये बेसिकली एक जो लास्ट लेसन है वो एसवीओ ब्लॉक मेथड है। ये एक बहुत यूनिक और इनोवेटिव मेथड है इंग्लिश को समझने का और चीज़ों को जानने का। ये मेथड रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस किया, और इस मेथड का पर्पज़ है कि आपको ये बताना कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है सेंटेंस फॉर्मेशन लेवल पे क्लैरिटी, क्योंकि लैंग्वेज की क्लैरिटी का सीधा मतलब है कि आपको सेंटेंस बनाने में क्लैरिटी हो। हमने पीछे की वीडियो में इस मेथड को बहुत डिटेल में समझाया, इसके सारे एलिमेंट्स को हमने एक एक करके बताया है। तो यहाँ हम चीज़ों को थोड़ा उतना डिटेल में नहीं लेंगे, फिर भी एक बहुत अच्छी आइडियाज़ देंगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमने बहुत एफर्ट लगाया इस वीडियो के लिए ताकि आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आए। तो वीडियो एंजॉय करिए, अपनी इंग्लिश की एफिशिएंसी को बढ़ाइए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय, हैव ए वंडरफुल टाइम।